हेलो फ्रेंड, इन दिस वीडियो आई एम गोना टेल यू अबाउट द क्रेब्स साइकिल। तो इस वीडियो में हम क्रेब्स साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में हमने ग्लाइकोलाइसिस कंप्लीट किया था और अब बारी है क्रेब्स साइकिल की। तो चलिए शुरू करते हैं। ये भी बहुत आसान साइकिल है और इंशाल्लाह जो है वो बिल्कुल टॉपिक क्लियर आपका हो जाएगा। क्रेब्स साइकिल जो हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। इसको हम देखेंगे अभी कि सिट्रिक एसिड साइकिल क्यों कहते हैं जब हम इसका स्टेप पढ़े होंगे। अच्छा, क्रैब साइकिल होती क्यों है? ये जो है वो सेंट्रल और मेन साइकिल है किसकी? कार्बोहाइड्रेट से भी एनर्जी बनाती है ये, प्रोटीन का भी मेटाबॉलिज्म करती है, लिपिड का भी यानी तीनों एलिमेंट्स में जो जो हमारे को एंड में प्रोडक्ट मिलते हैं वो इस साइकिल में यूज़ हो सकते हैं और इस साइकिल से हमें एनर्जी बना के दे सकते हैं। तो ये सेंट्रल साइकिल है किसके लिए? कार्बोहाइड्रेट के लिए, प्रोटीन के लिए और लिपिड, यानी तीनों तरह के मॉलिक्यूल्स के लिए। अच्छा, एम्फीबॉलिक प्रोसेस होता है ये। एम्फीबॉलिक का मतलब है कि इसमें एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म जो है वो एक साथ होगा। हमने बहुत सारे टाइप पढ़े हैं कि कहीं पे एनाबॉलिज्म हो रहा होता है, ठीक है, कहीं पे कैटाबॉलिज्म, लेकिन क्रैब साइकिल एक ऐसी साइकिल है जो एम्फीबॉलिक प्रोसेस करती है। एम्फीबॉलिक मतलब एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म एक साथ हो रहे होते हैं इसमें। अच्छा, हमने ग्लाइकोलाइसिस में पढ़ा था कि हमारे 2 एटीपी शुरू वाले स्टेप में यूज़ हो जाया करते थे, 1 स्टेप में और 3 स्टेप में। लेकिन यहाँ पर कोई भी एटीपी इस साइकिल में यूज़ नहीं होता, बल्कि ये हमें एक दूसरे जो है वो मॉलिक्यूल बना के देता है, फिर हम सब उससे जो है वो एनर्जी निकालते हैं। इसमें एटीपी की यूटिलाइजेशन नहीं होती। अच्छा, इसमें एंड प्रोडक्ट अगर देखें क्रैब साइकिल में तो 3 NADH2 मिलते हैं हमें, एक FADH2 मिलता है और एक GT भी मिलता है। अभी हम आगे अपनी साइकिल में देखेंगे। तो ये 3 तरह के कंपाउंड हमें मिलते हैं जो आगे जाके हमें एनर्जी बना के देते हैं, ठीक है। अच्छा, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटाइल को ए यानी एसिटाइल को ए। अब इस वाली साइकिल का जो मेन एलिमेंट है, यानी ये एलिमेंट नहीं होगा तो क्रैब साइकिल हमारी नहीं चल सकती, वो है एसिटाइल को ए। तो ये वाली बात भी एमसीक्यूज़ में बहुत सारे मरतबा पूछ सकते हैं कि क्रैब साइकिल, या वाइवा वगैरह में पूछ सकते हैं कि क्रैब साइकिल का मेन एलिमेंट क्या है, तो एसिटाइल को ए। अगर ये नहीं होगा तो क्रैब साइकिल नहीं चलेगी। तो अगर एक मरतबा कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है एक एसिटाइल को एक की कंपाउंड की, तो हमें 12 एटीपी जो है वो मिल सकते हैं। तो एक मरतबा पूरी क्रैब साइकिल चलने से हमें 12 एटीपी मिलते हैं। अच्छा, आपको बता दूं कि हमने ग्लाइकोलाइसिस में पढ़ा था कि एक पायरोवेट का मॉलिक्यूल एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो है वो 2 पायरोवेट बना के देता है हमें। तो यहाँ पे पायरोवेट से ही हम देखेंगे कि हमारी साइकिल जो है वो आगे स्टार्ट होगी, अभी हम देखेंगे आगे। तो हमारे को एक मरतबा ग्लाइकोलाइसिस चलने से हमें 2 पायरोवेट मॉलिक्यूल मिल रहे थे और एक पायरोवेट एक क्रैब साइकिल में यूज़ होता है, दूसरा पायरोवेट दूसरी क्रैब साइकिल में यूज़ होता है। तो एक मरतबा ग्लाइकोलाइसिस चलने से 2 मरतबा क्रैब साइकिल चल सकती है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वाइवा में पूछ सकते हैं। एक ग्लाइकोलाइसिस एक मरतबा चलने से 2 मरतबा क्रैब साइकिल चल सकती है, ठीक है। मेन एलिमेंट हमने बताया कि इसका एसिटाइल को ए है। अब एसिटाइल को ए आएगा कहाँ से हमारे पास, ठीक है। तो हमने देखा था, अभी हम देखेंगे कि एक तो सोर्स हम इस वाले में ही डिस्कस करेंगे अपनी क्रैब साइकिल में। जब हम डीहाइड्रोजनेशन एंड डीकार्बोक्सिलेशन पायरोवेट मॉलिक्यूल की करते हैं तो हमें एसिटाइल को ए मिल जाता है, अभी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। और दूसरा सोर्स है कि हम जब बीटा ऑक्सीडेशन करते हैं, ये वाला भी हम एक वीडियो बनाएंगे, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड पर, ठीक है। तो बीटा ऑक्सीडेशन जब हम करते हैं फैटी एसिड की, तो उस वाले साइकिल में भी या उस वाले स्टेप में भी हमें एक पायरोवेट के मॉलिक्यूल मिलते हैं। वो भी आगे फिर क्रैब साइकिल पे यूटिलाइज होंगे और वो भी एनर्जी बना के देंगे। तो ये था इसका सोर्स, 2 सोर्स थे, ठीक है। अब एक सोर्स मैंने बताया कि आपको यहीं पे जिक्र करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी क्रैब साइकिल की किस तरह से स्टार्ट होती है। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम स्टेप अपने शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने बताया था कि ग्लूकोज, हमारी ग्लाइकोलाइसिस एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को मेटाबॉलिज्म करती है उसका, और फिर हमारे को पास 2 पायरोवेट के मॉलिक्यूल आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम एक पायरोवेट, क्योंकि मैंने बताया कि एक पायरोवेट एक क्रैब साइकिल में यूज़ होता है, तो सबसे पहले पायरोवेट मॉलिक्यूल है। और मैंने आपको बताया कि पायरोवेट मॉलिक्यूल की क्या करनी है, हमने पायरोवेट मॉलिक्यूल की डीहाइड्रोजनेशन करनी है, यानी हाइड्रोजन को रिमूव करना है, और डीकार्बोक्सिलेशन करनी है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करवाना है। हाइड्रोजन को रिमूव करवाना है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करवाना है। तो ये देखें, पायरोवेट मॉलिक्यूल में से हम सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करवाएंगे, फिर उसके बाद हाइड्रोजन को रिमूव करवाएंगे। हाइड्रोजन को रिमूव जैसे ही करवाया तो NADH आया, हाइड्रोजन को गेन किया और ख़ुद कन्वर्ट हो गया NADH2 में। तो यहाँ से हाइड्रोजन भी रिमूव हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड भी रिमूव हो गया,
और एक काम और करेंगे, हम इसमें को एंजाइम्स ऐड करवाएंगे। तो 3 काम किए हैं हमने पायरोवेट के साथ। हाइड्रोजन की रिमूवल करवाई है, कार्बन डाइऑक्साइड की रिमूवल करवाई है और को एंजाइम को ऐड करवाया। तो ये तीनों काम करने के बाद हमारा पायरोवेट मॉलिक्यूल एसिटाइल को ए में कन्वर्ट हो जाता है। हमने देखा था कि एक पायरोवेट 3 कार्बन कंपाउंड है और यहाँ से अब एक कार्बन डाइऑक्साइड की सूरत में एक कार्बन निकल गया, तो हमारे पास एसिटाइल को ए जो कि 2 कार्बन कंपाउंड है, 2 कार्बन कंपाउंड है, तो एसिटाइल को ए बन गया। ठीक है, अब एसिटाइल को ए मैंने कहा है कि मेन एलिमेंट है। एसिटाइल को ए रिएक्शन करेगा ऑक्सैलो एसीटेट के साथ। ऑक्सैलो एसीटेट प्लस एसिटाइल को ए आपस में मिलेंगे और एक एलिमेंट बनाएंगे सिट्रेट। एंजाइम्स कौन सा यूज होगा? सिट्रेट सिंथेसिस। ऑक्सैलो एसीटेट एसिटाइल को ए के साथ मिलकर सिट्रेट सिंथेसिस की मौजूदगी में सिट्रेट बनाएंगे। अब पहला एलिमेंट है हमारे पास कौन सा बना है यहाँ पे? कंपाउंड सिट्रेट बना है, इसीलिए क्रेब्स साइकिल को सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। ठीक है, तो पहला हमारे पास बन गया है सिट्रेट। अब एक एंजाइम है एकोनिडेस। एकोनिडेस आएगा, सिट्रेट पर एक्ट करेगा और इसकी आइसोमराइजेशन करवाएगा, यानी इसके स्ट्रक्चर वगैरह को कोई चेंज करेगा, तो सिट्रेट कन्वर्ट हो जाएगा आइसोसिट्रेट में। ठीक है, अब आइसोसिट्रेट के साथ हम 2 काम करेंगे। आइसोसिट्रेट में डिहाइड्रोजनेशन भी करनी है और डीकार्बोक्सिलेशन भी करनी है। तो आइसोसिट्रेट में से डिहाइड्रोजनेशन करने के लिए NAD आएगा, हाइड्रोजन को गेन करेगा और खुद कन्वर्ट हो जाएगा NADH2 में। और डीकार्बोक्सिलेशन भी करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करवाएंगे। तो आइसोसिट्रेट में 2 काम करने के बाद कन्वर्ट होता है एलिमेंट अल्फा कीटोग्लूट्रेट। और यहाँ पर एंजाइम्स है आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेस। ये एंजाइम्स आपको याद होने चाहिए, वाइवा में भी या पेपर में भी पूछे जा सकते हैं। तो आइसोसिट्रेट कन्वर्ट होता है अल्फा कीटोग्लूट्रेट में। अब अल्फा कीटोग्लूट्रेट के साथ भी यही 2 काम करेंगे, डिहाइड्रोजेशन करवाएंगे और डीकार्बोक्सिलेशन करवाएंगे। तो डिहाइड्रोजनेशन करने के लिए NAD आएगा, हाइड्रोजन को गेन करेगा, NADH2 में कन्वर्ट होगा। डीकार्बोक्सिलेशन में कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाएगी, तो यहाँ पर सक्सिनाइल को ए बनेगा एलिमेंट। अल्फा कीटोग्लूट्रेट कन्वर्ट होगा सक्सिनाइल को ए में। ठीक है, अब सक्सिनाइल को ए के साथ हम क्या करेंगे, अब ये देखते हैं। सक्सिनाइल को ए के साथ सबसे पहले तो हम इसका को ए यानी को एंजाइम ए को रिमूव करवा देंगे। तो सही है, तो सबसे पहले हमने रिमूव करवाया है को ए। ठीक है, और फिर हम इसमें से फॉस्फेट को भी रिमूव करवाएंगे। अब फॉस्फेट को रिमूव हमने देखा है, हमने ग्लाइकोलाइसिस में भी पढ़ा था कि फॉस्फेट को रिमूव करवाने के लिए ADP आता है। ADP आता है, फॉस्फेट लेता है, ATP में कन्वर्ट होता है। लेकिन क्रैब साइकिल में यहाँ पर फॉस्फेट को रिमूव करवाने के लिए ATP नहीं, ADP नहीं, GDP आएगा, गुआनिन डाइफॉस्फेट। तो गुआनिन डाइफॉस्फेट आया, एक फॉस्फेट को ऐड किया अपने साथ, ले लिया इसका और कन्वर्ट हुआ GTP में, गुआनिन ट्राइफॉस्फेट में। अब जैसे ही गुआनिन ट्राइफॉस्फेट बनेगा, ADP आएगा, इसको बोलेगा कि भाई आप मुझे अपना फॉस्फेट दे दो। ये इसने फॉस्फेट इसको दे देगा और ख़ुद कन्वर्ट हो जाएगा एक ATP में। तो क्रैब साइकिल में जो हमें और कंपाउंड, वैसे तो हमें डायरेक्टली कोई ATP नहीं मिलता, हमें एलिमेंट ही मिल रहे हैं जो हम आगे बताएंगे कि ये किस तरह से आगे चेन में जाके जो है वो एनर्जी बनाता है। लेकिन एक ATP हमें इसके स्टेप में ही मिल रहा है, तो यहाँ पर एक ATP याद रखना है, ये एक ATP हमें यहाँ पर मिल चुका है। सही है, तो अब को ए को रिमूव करवाने के बाद और फॉस्फेट को रिमूव करवाने के बाद बाय द एंजाइम्स ऑफ सक्सिनाइल को ए थियाकाइनेस हमारा एक नया एलिमेंट बनेगा सक्सीनेट। ठीक है, तो अब सक्सीनेट बन गया। सक्सीनेट में हम दोबारा से डिहाइड्रोजनेशन करवाएंगे। तो डिहाइड्रोजनेशन अब तक हमने देखी थी कि NAD आ रहा था, हाइड्रोजन को ले रहा था और NADH2 में कन्वर्ट हो रहा था। लेकिन सक्सीनेट वाले स्टेप में डिहाइड्रोजनेशन करवाने के लिए NAD नहीं, FAD आएगा। ठीक है, तो FAD आएगा, हाइड्रोजन को गेन करेगा और ख़ुद कन्वर्ट हो जाएगा FADH2 में। तो यहाँ पर एक हमें और मिला है कंपाउंड FADH2 और हमारा अगला कंपाउंड बन गया है फ्यूमेरिक एसिड। ठीक है, सक्सीनेट के बाद फ्यूमेरिक एसिड। फ्यूमेरिक एसिड में हमने एक काम करना है, वाटर की एडिशन करवानी है और हमारे एंजाइम्स है फ्यूमेरेस। तो फ्यूमेरिक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा मैलिक एसिड में। अब मैलिक एसिड के पास हमने क्या करना है, इसकी डिहाइड्रोजनेशन करवानी है। एंजाइम्स है मैलेट डिहाइड्रोजनेस। ठीक है, तो मैलेट डिहाइड्रोजनेस मैलिक एसिड की डिहाइड्रोजनेशन करवाएगा और डिहाइड्रोजनेशन के लिए यहाँ पर NAD ही आएगा। NAD आएगा, हाइड्रोजन गेन करेगा, NADH2 में कन्वर्ट होगा और हमारा मैलिक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सैलो एसीटेट में।
ठीक है। तो ये साइकिल ऑक्जेलो एसीटेट दोबारा एसिटाइल को से फिर करेगा, फिर सारे स्टेप फिर से करेंगे। तो इस तरह से जो है वो साइकिल हमारी चलती रहेगी और हमें ये कंपाउंड मिलते रहेंगे। तो अब हम देखते हैं कि हमें एंड प्रोडक्ट क्या क्या मिले हैं इसके। सही। तो अब हम देखते हैं कि एक NaDH2 हमें यहाँ मिला है। सही है। एक NaDH हमें यहाँ मिला है, एक हमें NaDH यहाँ मिला, तो 3 NaDH मिले, NaDH2। ठीक है। अच्छा, एक ATP हमें यहाँ मिला है। ये ATP तो डायरेक्ट एनर्जी है, इसको हम नहीं गेन कर सकते। एक हमें GDP मिला है। सही है, जिसने हमें एक ATP बना के दिया, और एक मॉलिक्यूल हमें मिला है FADH2 का। तो हम यहाँ पे कलेक्टिवली देख लेते हैं। हमें क्रैब साइकिल के एंड में 3 NaDH मिले हैं, एक FADH2 मिला है और एक GDP मिला है। सही। तो एक NaDH जो है वो 3 ATP बना के देता है। ये हम आगे जो है वो अपनी साइकिल जो हम करेंगे उसमें देखेंगे। तो एक NaDH अगर 3 ATP बना के देता है तो 3 NaDH 9 ATP बना के देंगे। ठीक है। एक FADH 3 नहीं 2 ATP बना के देता है। तो अगर एक FADH जो है वो 2 ATP बना के दे रहा है, तो एक FADH है, 2 ATP यहाँ से आ गए हमारे पास। और हमने देखा था कि एक GTP जो बना था उस पे फिर हमारा एक ATP यहाँ पर बन गया था। तो एक ATP हमें यहाँ से भी मिलता है। तो अगर कलेक्टिवली कहें तो हमें पर 9 + 2 + 1 12 ATP जो है वो हमें एक मरतबा क्रैब साइकिल के चलने से मिल जाते हैं। 2 मरतबा साइकिल जब चलेगी पूरे ग्लाइकोलाइसिस की तो 24 ATP होते हैं, और फिर आगे जाके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो उसमें और भी ये सारे कंपाउंड वहीं पे जाके बनेंगे। NaDH2 यहाँ पे ATP नहीं बनाएगा, FADH2 यहाँ नहीं बनाएगा, वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में जाएंगे और फिर वहाँ पर वो एनर्जी बनाएंगे। हम किसी और वीडियो में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को भी कवर करेंगे। ठीक है। तो ये थी क्रैब साइकिल, होपफुली आपको बिल्कुल समझ आई होगी, और ये स्टेप ये एंजाइम्स सारे जो हैं वो आपको याद होने चाहिए। इसके पॉइंट्स जो हैं वो आप अपने पास लिख लें, इसको पक्का कर लें, तो इंशाल्लाह आपकी क्रैब साइकिल पेपर के लिए इंशाल्लाह निकल जाएगी। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इंशाल्लाह बहुत सपोर्ट करें। इंशाल्लाह फिर किसी वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।